हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं EIGRP के पार्ट 2 वीडियो में नेबरशिप स्टेट के बारे में बात करेंगे। राइट। वैसे तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी कि नेबरशिप क्रिएट होने के बाद अपडेट जो एक्सचेंज हो रहे थे वो किस तरीके से अपडेट एक्सचेंज हो रहे थे। यहां तक कि हम लोगों ने बात की थी कि R1 अगर हेलो सेंड करेगा तो मल्टी कॉस्ट एड्रेस 224.0.0.10 पे भेजेगा और हेलो सेंड करने के बाद दोनों ही एक दूसरे के बाद हेलो सेंड करेंगे और इसके बाद चेक होगा दोनों के पैरामीटर्स मैच होंगे और पैरामीटर्स अगर मैच कर जाते हैं तो R1 R2 का नेबर बन जाएगा एंड R2 R1 का नेबर बन जाएगा इन EIGRP प्रोटोकॉल। राइट। नेबरशिप क्रिएट होने के बाद हमने ये भी बात की थी जैसे ही दोनों के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी आफ्टर दैट R1 एक अपडेट सेंड करेगा R2 को, लेकिन जो R1 फर्स्ट टाइम अपडेट सेंड कर रहा है वो एम्प्टी अपडेट होगा, खाली अपडेट होगा, उसके साथ किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं होगी। और अगर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं है इट मींस जो फर्स्ट अपडेट जा रहा है R1 टू R2 या R2 टू R1 उसमें सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। राइट। मींस R1 एक R2 को अपडेट भेज रहा तो वो एक सीक्वेंस नंबर भेज रहा, उसी सीक्वेंस नंबर से वापस R2 R1 को एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा। राइट। तो इससे ये हो रहा है कि R2 के साथ जो नेबरशिप है वो प्रॉपर है। अब अगर आगे कोई भी पैकेट अपडेट करेंगे तो 100% पैकेट डेस्टिनेशन तक रीचेबल होगा, मींस R2 पे अपडेट होगा। राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपडेट पैकेट की भी बात कर ली थी, एम्प्टी अपडेट पैकेट की। राइट। एम्प्टी अपडेट पैकेट जब एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज होने के बाद R1 एक यूनिकॉस्ट अपडेट करेगा R2 के साथ। अब यूनिकॉस्ट और मल्टीकॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बोला था फर्स्ट अपडेट जो जाएगा जिसमें नेटवर्क इंफॉर्मेशन जाएगी वो अपडेट जो जाएगा वो यूनिकॉस्ट होगा। फर्स्ट टाइम नेबरशिप जब बनेगी तो अपडेट यूनिकॉस्ट होगा। नेबरशिप क्रिएट होने के बाद जब कोई सेकेंड अपडेट जाएगा मतलब कोई चेंजेस होंगे, अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस R1 राउटर पे अटैच होती, मान लेते कोई नया लूपबैक आपने ऐड किया, तो जब आपने लूपबैक की इंफॉर्मेशन ऐड की इट मींस R1 जो अपडेट करेगा वो पार्शियल अपडेट होगा, वो फुल अपडेट नहीं होगा। तो फुल अपडेट तो यूनिकॉस्ट जाएगा बट पार्शियल अपडेट आपका मल्टीकॉस्ट जाएगा, पार्शियल अपडेट आपका मल्टीकॉस्ट जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की। राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे मल्टी एक्सेस सेगमेंट में मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट कर रखा है। R1 R2 R3 R4 R5 के साथ एक स्विच के साथ कनेक्ट है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि R1 ने जो भी अपडेट सेंड किया R3 के साथ इसकी नेबरशिप पहले से थी, 2 के साथ पहले से थी, 5 के साथ पहले से थी। R1 ने R2 के साथ 2 जो है वो R1 का नया नेबर बन रहा है। राइट। इट मींस R1 R2 को क्या सेंड करेगा, R1 R2 को जो फर्स्ट टाइम नेबर पहली बार जब नेबरशिप क्रिएट होगी तो R1 R2 को अपडेट पैकेट सेंड करेगा। राइट। और ये फुल अपडेट पैकेट होगा। राइट। इसमें नेटवर्क इंफॉर्मेशन होगी, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी, सारा कुछ होगा। राइट। मींस जो भी पैरामीटर्स है अपडेट पैकेट में क्या क्या होगा, आप ऐसे नेटवर्क इंफॉर्मेशन होगी, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन होगी, के वैल्यूज की इंफॉर्मेशन होगी, होप काउंट की इंफॉर्मेशन होगी। राइट। इस तरीके से अपडेट पैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो R1 R2 को अपडेट करेगा बट ये यूनिकॉस्ट होगा। और यूनिकॉस्ट होने के बाद मल्टीकॉस्ट क्यों करता है, सेकेंड टाइम मल्टीकॉस्ट क्यों करता है, इस बात को ध्यान से समझिए कि R1 फर्स्ट टाइम तो इसके साथ यूनिकॉस्ट अपडेट करके जो जो इंफॉर्मेशन R1 के पास थी उस R1 में कंप्लीट इंफॉर्मेशन R2 को अपडेट कर दी। अब R1 पे कुछ चेंजेस हुए, मान लेते हैं R1 पे एक नया लूपबैक ऐड हुआ 10.10.10.1/32। राइट। R1 पे ये लूपबैक ऐड हुआ तो ये जब लूपबैक ऐड हुआ इसका मतलब कुछ चेंजेस हुए। अब चेंजेस अगर हुए हैं तो आपको भी पता है कि EIGRP प्रोटोकॉल में सेकेंड टाइम जब अपडेट जाएगा जो चेंजेस अकर होंगे मतलब जो चेंजेस होंगे उन्हीं का अपडेट जाएगा, कंप्लीट अपडेट नहीं जाएगा। तो इट मींस सेकेंड अपडेट जो जाएगा वो अपडेट पार्शियल इंफॉर्मेशन होगी, मतलब जो चेंजेस हुए उनकी इंफॉर्मेशन होगी। ये इंफॉर्मेशन R2 को भी चाहिए, R3 को भी चाहिए, R4 को भी चाहिए और R5 को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि R1 पे एक नया लूपबैक ऐड हुआ। अब जो इंफॉर्मेशन सेकेंड अपडेट जा रहा है ये मल्टीकॉस्ट होगा। सेकेंड अपडेट क्या होगा, जो ये चेंजेस अकर हुए हैं ये क्या होगा, मल्टीकॉस्ट होगा 224.0.0.10 पे।
मल्टी कॉस्ट इसलिए होगा क्योंकि R2, R3, R4, R5 सभी को ये अपडेट करना है। अगर इंडिविजुअली करेगा मींस यूनिकॉस्ट करेगा तो इसको कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे? 4 पैकेट बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या मल्टी कॉस्ट के अंदर ये सभी पे अपडेट हो जाएगा, एक ही पैकेट में अपडेट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट टाइम ये फुल अपडेट करता है जब नेबरशिप क्रिएट होती है EIGRP, सेकेंड टाइम पार्शियल अपडेट करेगा और वो भी यूनिकॉस्ट सॉरी मल्टी कॉस्ट होगा, पार्शियल मल्टी कॉस्ट होगा और फर्स्ट टाइम यूनिकॉस्ट होगा। ओके, यहां तक तो सारी चीजें आपकी क्लियर है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, R2 के पास अपडेट गया, R2 ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, क्योंकि जब अपडेट जाएगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट आना मस्ट है, तभी तो पता चलेगा कि जो हमारा पैकेट है वो डिलीवर हुआ कि नहीं डिलीवर हुआ, राइट। R2 ने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, R3 ने भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, R4 ने भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, बट R5 राउटर का एक्नॉलेजमेंट R1 रिसीव नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, क्या चीज है कि R2, R3, R4 का एक्नॉलेजमेंट R1 के पास आ गया, इट मींस पैकेट डिलीवर हो गया, राइट। इसके बाद R5 का अपडेट R1 के पास नहीं आया। जब R5 का अपडेट R1 के पास नहीं आएगा मींस एक्नॉलेजमेंट R1 के पास नहीं आएगा, अपडेट का एक्नॉलेजमेंट R1 के पास नहीं आएगा, तो R1 क्या करेगा? तो R1 एक टाइमर रन करा देगा। उस टाइमर को बोलते हैं मल्टी कॉस्ट अपडेट टाइमर। मल्टी कॉस्ट अपडेट टाइमर, फ्लो टाइमर, सॉरी मल्टी कॉस्ट फ्लो टाइमर, मल्टी कॉस्ट फ्लो टाइमर रन करा देगा, ठीक है। तो मल्टी कॉस्ट फ्लो टाइमर इसलिए रन होगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट R5 से इसके पास नहीं आया। एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के बाद अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो ये अपने पास एक मल्टी कॉस्ट फ्लो टाइमर रन कर देगा। और मल्टी कॉस्ट फ्लो टाइमर रन करने के बाद R1 R5 को, सभी को नहीं, R1 R5 को ध्यान से समझिएगा, R1 R5 को 16 टाइम्स यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करेगा। 16 बार यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड करेगा, यूनिकॉस्ट, बाकी किसी को नहीं, इसको R5। अगर R5 16 टाइम्स से पहले, मैं केवल अभी R5 की बात कर रहा हूं, इनके साथ क्या हो रहा है इसकी बात अभी करते हैं। R5 से अगर 16 टाइम में अपडेट नहीं आया यूनिकॉस्ट पैकेट भेजने के बाद भी, तो R1 राउटर अपने पास रीट्राई लिमिट एक्सीड का एक लॉग मैसेज जनरेट कर देगा। मींस R1 ने देखा कि 16 टाइम्स हमने यूनिकॉस्ट अपडेट किया R5 को, फिर भी R5 को एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर रहा है, तो R1 राउटर पे एक लॉग जनरेट हो जाएगा, उसमें डिटेल होगी रीट्राई लिमिट एक्सीड। रीट्राई लिमिट एक्सीड का मतलब यह है कि मैक्सिमम जो लिमिट थी वो हमने एक्सीड हो चुकी है, फिर भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। तो ये जो 16 टाइम्स यूनिकॉस्ट अपडेट जा रहा है इसी को बोलते हैं RTO, इसी को बोलते हैं RTO, राइट। अब समझ में बात आ गई कि 16 बार भी अगर नहीं एक्नॉलेजमेंट आया तो एक लॉग जनरेट कर देगा रीट्राई लिमिट एक्सीड और नेबरशिप को डाउन कर देगा, नेबरशिप की इंफॉर्मेशन अपने पास से रिमूव कर देगा। क्लियर हो गई बात? ओके। अब इन सभी राउटर्स के साथ क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, कैसे R5 ने R1 को अपडेट दिया, बहुत अच्छे से समझना, R5 ने R1 को एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा था, तो ना आने पे R1 ने क्या किया, R1 ने अपने हेलो मैसेज में एक इंफॉर्मेशन ऐड कर ली, क्योंकि R2, R3, R4 को भी पता चलना चाहिए कि R5 से एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो R1 अपने हेलो में ये इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, किसकी, नेबर इंफॉर्मेशन, और किसके पास से एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है और किस सीक्वेंस नंबर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हेलो के साथ अटैच होगी। समझिएगा ध्यान से,
जब इसके पास से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो R1 ने जो दूसरा अपडेट सेंड किया, वो अपडेट R2, R3, R4 के पास आएगा। बट R2, R3, R4 के पास जो अपडेट आएगा, उस अपडेट में R1 जब हेलो भेजेगा तो CR बिट होती, वो लगा के भेजेगा। अब CR बिट क्या होती? CR बिट का मतलब होता है कंडीशनल रिसीव्ड मोड। कंडीशनल रिसीव्ड, तो CR बिट का मीनिंग समझो। जैसे ही हेलो तो एवरी 5 सेकंड में एक्सचेंज होगा, इसके पास हेलो आया R2 के पास, R2 चला जाएगा CR मोड में। कहां चला जाएगा? CR मोड में, क्योंकि इसके पास जो हेलो आया था उसमें CR बिट की इंफॉर्मेशन थी, और ये इंफॉर्मेशन भी थी कि किस नेबर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है और किस नेबर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा है। ये इंफॉर्मेशन हेलो के साथ अटैच थी। जैसे ही ये CR बिट की इंफॉर्मेशन R2, R3 और R4 पे आएगी, ये तीनों ही CR मोड में चले जाएंगे। कंडीशनल रिसीव मोड, तीनों ही CR मोड में चले जाएंगे, राइट। और CR मोड में तीनों चले जाएंगे। CR मोड का मतलब ये हुआ कि R2, R3, R4 को पता है कि किस नेबर के पास से R1 के पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। लेकिन दूसरी कंडीशन हो सकता है कि 3 to 4 टाइम्स यूनिकॉस्ट करने के बाद, मतलब 3 से 4 बार यूनिकॉस्ट अपडेट सेंड किया R5 को, R1 ने फर्स्ट टाइम नहीं एक्नॉलेजमेंट आया, सेकंड टाइम नहीं आया, थर्ड टाइम नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि 5th टाइम या 6th टाइम इधर से एक्नॉलेजमेंट इसके पास आ गया। जैसे ही R5 से R1 के पास एक्नॉलेजमेंट आएगा, ध्यान से समझिएगा, R5 से R1 के पास एक्नॉलेजमेंट आएगा, इस बिट को की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कर देगा? बिट को 0 कर देगा, और ये सारे के सारे जितने भी CR मोड में हैं, ये सारे CR मोड से हट जाएंगे। ये सभी CR मोड से हट जाएंगे। इट मींस फिर से हमारा जो R5 है इसके साथ नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी, राइट। मींस नेबरशिप डाउन ही नहीं होगी, क्योंकि डाउन तो 16 के बाद होगी। अगर 5th या 6th नंबर पे एक्नॉलेजमेंट आ गया तो नेबरशिप डाउन होने का कोई मतलब ही नहीं, राइट। तो अब ये CR मोड वाला हमें समझ में आ गया, क्योंकि इसको पता भी तो चलना चाहिए। तो उसके लिए हेलो के साथ नेबर किस नेबर से एक्नॉलेजमेंट आया है उसकी इंफॉर्मेशन अटैच होती है। इसी को बोलते हैं CR मोड, कंडीशनल रिसीव्ड मोड, राइट। तो अब अगर हम लोग बात करें तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर किसी भी नेबर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, राइट। एक कंडीशन ये 16 टाइम्स वाला बता दिया मैंने आपको, तो नेबरशिप ही डाउन हो जाएगी। अगर बीच में मैसेज आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो क्या कंडीशन होगी? ठीक, वो सारी चीजें हम लोगों ने प्रॉपर कंप्लीट कर ली, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसी में बात कर लेता हूं मैं इसी डायग्राम के अंदर कि R1 R2 को जो अपडेट कर रहा है हम लोगों ने बात की थी कि R1 R2 नेबरशिप बन गए तो अपडेट जा रहा, तो अपडेट में जा क्या रहा है? अपडेट में नेटवर्क इंफॉर्मेशन जा रही है, अपडेट में सबनेट मास्क जा रहा है, अपडेट में के वैल्यूज की इंफॉर्मेशन जा रही है, अपडेट में होप काउंट की इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इन सभी की इंफॉर्मेशन अपडेट पैकेट में R2 के पास अपडेट हो रही, जो भी नेबर होगा उसके साथ अपडेट होगी। तो होता क्या है, आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि हाउ टू इनेबल द राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP, कैसे इनेबल करते हैं। तो EIGRP इनेबल करते ही होता क्या है कि R1 राउटर पे जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, ये सारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क EIGRP इनेबल होते ही ये हैंडओवर किसको कर दिए जाते हैं? EIGRP प्रोटोकॉल को। और EIGRP प्रोटोकॉल इन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को कहां रखता है? टोपोलॉजी में। और टोपोलॉजी R1 R2 को क्या अपडेट कर देगा? टोपोलॉजी। R2 R1 को क्या अपडेट कर देगा? टोपोलॉजी। इसके बाद जब टोपोलॉजी में तो ऑल राउट्स की इंफॉर्मेशन होगी, टोपोलॉजी में तो ऑल राउट्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि टोपोलॉजी के अंदर सबसे पहले नेबर टेबल बनती है, फिर टोपोलॉजी टेबल बनेगी, इसके बाद राउटिंग टेबल बनेगी, नेबर टेबल में नेबरशिप की इंफॉर्मेशन होगी, टोपोलॉजी टेबल में कंप्लीट नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी। टोपोलॉजी का मीनिंग यही हुआ। इसके बाद टोपोलॉजी टेबल के अंदर
जो भी टोटल नंबर ऑफ रूट्स है सभी का मैट्रिक कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है? मैट्रिक कैलकुलेट होगा, और जिसका मैट्रिक लोअर होगा जिस पाथ का, उस पाथ को एज ए बेस्ट पाथ क्रिएट कर देंगे इन EIGRP। अब बेस्ट पाथ की बात आगे करेंगे, जिसमें हम लोग सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, एडवर्टाइज डिस्टेंस वैल्यू, फिजिबल डिस्टेंस, फिजिबल कंडीशंस, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि ये मैट्रिक कैलकुलेट किस तरीके से, राइट? क्योंकि अभी अपडेट पैकेट ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपडेट में क्या होगा, मैट्रिक भी तो ऐड होती है, डिले भी ऐड होता है, तो मैट्रिक को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितने टाइप की मैट्रिक होती है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक की। ओके, ठीक, मैट्रिक में अगर बात करें तो इसके दो मोड हैं, एक है आपका क्लासिक मोड और एक है आपका नेम्ड मोड, राइट? मैट्रिक में हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिक मोड की और नेम्ड मोड की। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी तक वो क्लासिक मोड के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लासिक मोड की बात करें तो इधर जो टोटल के वैल्यूज है K1, K2, K3, K4 एंड K5। K1 का मतलब बैंडविड्थ, K2 लोड, K3 डिले, K4 रिलायबिलिटी, K5 MTO, राइट? ये सारी चीजें हैं, के वैल्यूज की बात कर रहे हैं। और नेम्ड मोड में अगर हम लोग के वैल्यूज की बात करें तो K1, K2, K3, K4, K5, K6, राइट? यहाँ पे आपका K6 इंक्रीज हो जाता है। अब K6 का क्या मीनिंग है इस बारे में भी बात करेंगे डिटेल से, ठीक है? देखिए, क्लासिक मोड हो गया, नेम्ड मोड हो गया। क्लासिक मोड के बाद नेम्ड मोड आया क्यों? तो अभी अगर यहीं पे बात करें तो क्लासिक मोड की इतनी सी बात करें कि क्लासिक मोड में मैट्रिक जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, 32 बिट है, राइट? और इधर नेम्ड मोड में मैट्रिक की लेंथ क्या है, 64 बिट। पहली चीज तो ये समझ में, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिक मोड एंड नेम्ड मोड, तो आप बोल सकते हो इन केस ऑफ क्लासिक मैट्रिक जो बात कर रहे हैं क्लासिक मोड में उसमें कितना है, 32 बिट है, और नेम्ड मोड में कितना होता है मैट्रिक लेंथ, 64 बिट। और के वैल्यूज की बात करें तो आपका क्लासिक मोड में K1 to K5 और नेम्ड मोड के अंदर K1 to K6, राइट? अगर K6 की बात करें तो यहां पर हम लोग K6 के बाद यहां पर बात कर सकते हैं एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, राइट? K6 में एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। बहुत ही बड़े नेटवर्क में इसका बहुत ही रेयर केस में यूज आता है, वो बात करेंगे कि अभी इसका यूज क्यों आता है, मतलब नेम्ड मोड लॉन्च क्यों किया गया, क्रिएट क्यों किया गया, तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी डिटेल बता देता हूं। क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक कैलकुलेशन की, मैट्रिक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स में मैं आपको और थोड़ा सा अगर बताऊं तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक आपका हो गया एनर्जी और एक हो गया आपका जिटर, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स। बाकी K1, K2, K3, K4, K5 इनके सिंपल से नेम चेंज है, मतलब लोड की जगह लेटेंसी बोल दिया है, राइट? इस तरीके की कुछ नेम वगैरह चेंज है। बाकी K6 को आपको समझना पड़ेगा, एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं एनर्जी एंड जिटर। ओके, तो ये बात हो गई हमारी नेम्ड मोड की। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक में क्लासिक मोड के, तो इसके दो मोड, क्लासिक मोड के अंदर दो टाइप के, एक आपका फिक्स्ड मैट्रिक हो गया और एक आपका वेरिएबल मैट्रिक हो गया, राइट? अब फिक्स्ड एंड वेरिएबल की बात क्यों बताते हैं, आपको यहां समझ में ही आ जाएगा। फिक्स्ड का मीनिंग क्या है, बैंडविड्थ एंड डिले। अब वेरिएबल में आपका क्या है, लोड एंड रिलायबिलिटी, ठीक है? समझ में आ गई बात? देखो, वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, और फिक्स्ड का मतलब जो फिक्स है। आप एक चीज समझिए, फॉर्मूला के अंदर अब मैट्रिक बार बार चेंज नहीं होने चाहिए ना, मतलब आपका लोड बढ़ गया तो मैट्रिक बदल जाएगी,
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब रिलायबिलिटी मींस आप ये सोचिए आपने 100 ऑफ पैकेट्स भेजे, उसमें से 80 पैकेट्स सक्सेसफुली पहुंच गए, 20 आपके एरर शो कर रहे हैं, तो 100% तो रिलायबल हुआ नहीं, उसकी वजह से आपका मैट्रिक कम हो जाए, राइट। क्योंकि मैट्रिक पे आपका बेस्ट पाथ डिपेंड करता है, मैट्रिक पे आपका पाथ डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पाथ बेस्ट है। इसलिए मैट्रिक अगर एक बार कैलकुलेट हो गई तो वो मैट्रिक उस पाथ के लिए फिक्स होनी चाहिए, राइट। इसलिए आपका बैंडविड्थ एंड डिले, जब भी हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ में आपने कई जगह पढ़ा होगा लीस्ट बैंडविड्थ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, लीस्ट बैंडविड्थ या मिनिमम बैंडविड्थ, राइट। तो लीस्ट बैंडविड्थ का मतलब क्या है वो बात करेंगे आगे डायग्राम में। 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ प्लस टोटल डिले। अब मैं टोटल डिले क्यों लिख रहा हूं इसके बारे में भी बात करेंगे। टोटल डिले अपॉन 10 और मल्टीप्लाई 256, ठीक। अब इसमें आपको डिले दिख रहा है और बैंडविड्थ दिख रहा है, मतलब वो चीजें दिख रही है, फिक्स मैट्रिक दिख रही, राइट, वेरिएबल नहीं दिख रहा। मींस ये आपका बैंडविड्थ अगर 100 Mbps इंटरफेस पे है तो 100 Mbps ही रहेगा, इंटरफेस का बैंडविड्थ तो चेंज नहीं होगा। जो डिले है वो डिले फिक्स रहेगा, राइट। तो इसलिए ये दोनों ही पैरामीटर्स जो है बैंडविड्थ एंड डिले, दोनों ही के वैल्यूज मैट्रिक को कैलकुलेट करने में यूज होते हैं, राइट। ओके, आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बैंडविड्थ, राइट। तो स्टार्ट करें कैलकुलेशन में। ओके, मैं आपको इसी में बताता हूं। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं बैंडविड्थ कैलकुलेट करने की। बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए मैं मान लेता हूं एक हमारे का पास 1 GB है इंटरफेस की बैंडविड्थ, एक आपके पास 10 GB इंटरफेस की बैंडविड्थ है और एक 100 GB, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं तो 10⁻7 1 GB का मतलब 3 टाइम्स आपका हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्लस डिले, तो गिग में डिले मान लीजिए 10 है तो 10/10 हो गया एंड मल्टीप्लाई 256 और इक्वल टू करेंगे तो आपका आ जाएगा, इधर 7 है तो इधर आपका 6 हो गया, इधर 7 मतलब 10 डिवाइडेड 1 11 मल्टीप्लाई 256, ये आपका आ जाएगा 11666 एंड 2816 आपका मैट्रिक होगा जब आपका 1 GB बैंडविड्थ होगा, राइट। सेकंड देखते हैं 10⁻7 अपॉन 10 1 2 3 1 2 3 7 कंप्लीट 0 हो गया, 10/10 1 हो गया, 10 इधर 1 हो गया तो आपका 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 10 था ये 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 256 ये हो जाएगा आई थिंक 512, ठीक है। तो 512 के बाद अगर हम लोग 100 की बात करते हैं, 100 GB की बात करते हैं, तो आप 100 GB से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 80 GB का, ठीक। 80 GB का अगर एग्जांपल लेंगे तो 10⁻7 अपॉन अगर आप 80 करोगे प्लस 10/10 तो इधर कुछ वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक पॉइंट्स में आएगी या माइनस में आएगी, तो आप ये मान के चलेंगे कि 10 to 10 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 256 करेंगे तो हो जाएगा 256, ठीक है। क्योंकि जो भी मैट्रिक है वो मैट्रिक माइनस में नहीं होगी, जो भी मैट्रिक है वो मैट्रिक पॉइंट में नहीं होगी। तो अगर कभी माइनस में या पॉइंट में कोई मैट्रिक आती है 0.25 लाइक दैट या फिर कोई माइनस में मैट्रिक आ रही है, इसका मतलब आप उसको मैट्रिक को क्या मानोगे 1, उस मैट्रिक को हम लोग क्या मान के चलेंगे 1। तो अभी देखा जाए तो 256 आ रहा है मैट्रिक, ओके। और अगर मैं 100 GB की बात करूं तो 100 GB में भी 10⁻7 अपॉन 100 और 3 ये तो माइनस में चला जाएगा, आपको साफ ही दिख रहा है, राइट। तो इसका भी क्या हो जाएगा 10/10 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 256
बात को ध्यान से समझना है। मैंने इसको जो आपको कैलकुलेट करके दिखाया वो इसलिए दिखाया कि आप 80 जीबी या 100 जीबी, ठीक है, या आप 100 जीबी और 1000 जीबी कर लो, तब समझ में आपको आ जाएगा। मतलब दोनों ही केसेस में बैंडविड्थ अगर देखा जाए तो जो मैट्रिक कैलकुलेट होके आएगी वो कितनी आएगी, 256। तो अब होगा क्या, देखिए बेस्ट पाथ तो इसे ही सेलेक्ट करेगा, इसको 100 जीबी को बेस्ट पाथ। इसका मतलब ये नहीं है कि 80 जीबी को बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लेगा, जबकि दोनों की मैट्रिक कितनी है, इक्वल है। लेकिन बेस्ट पाथ किसको बनाएगा, बेस्ट पाथ तो बनाएगा 100 जीबी को ही, बेस्ट पाथ 100 जीबी को ही बनाएगा। बट आपको देखना यह है कि मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये राउटर है और इस राउटर पे ये दो पाथ है। अब एक का लिंक है आपका 10 Gbps, मीन्स आप मान लो 80 Gbps, और एक का है आपका 100 GB। तो दोनों का ही मैट्रिक आ रहा होगा 256। मतलब कभी अगर ऐसा होता है कि दोनों का मैट्रिक 256 है और बैंडविड्थ अलग अलग है, क्योंकि जब बैंडविड्थ आपकी बढ़ेगी, आप सोचो ना बैंडविड्थ जब बढ़ रही होगी तो बढ़ने में माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो बैंडविड्थ कितनी निकलेगी, सबकी 256 ही तो आएगी। आप ये 100 जीबी की जगह 1000 कर लो, तो 1000 करोगे तो डिवाइड करोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 तो आएगा ही इसका प्लस, ठीक। तो कुल मिला के हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर मैट्रिक कॉमन निकल रही, ठीक है, और बैंडविड्थ डिफरेंट है, तो जो राउटर है वो सेलेक्ट तो करेगा 100 जीबी वाले को जिसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा। बट मैट्रिक के अकॉर्डिंग, फिर तो अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैट्रिक के अकॉर्डिंग इलेक्शन होना चाहिए था, इस वजह से नेम्ड मोड लॉन्च किया गया। उस कंडीशन में हम नेम्ड मोड की कुछ कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, राइट। तो नेम्ड मोड का लॉजिक समझ में आ गया। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता चल गया कि मैट्रिक को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम आपको बोल रहे थे कि यहां पे जो बैंडविड्थ दिखा रहा है ना, ये आपको लीस्ट बैंडविड्थ या मिनिमम बैंडविड्थ फॉर्मूले में लिखा हुआ मिलेगा, राइट। और यहां पे मैंने डिले क्यों नहीं लिखा, टोटल डिले क्यों लिखा, तो टोटल डिले और लीस्ट बैंडविड्थ का मीनिंग क्या है, इस बात को समझते हैं अब डायग्राम के अंदर, राइट। किस तरीके से टोटल डिले और लीस्ट मतलब मिनिमम बैंडविड्थ क्यों सेलेक्ट करेगा, ओके। मैं जो नया डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इस डायग्राम के अंदर इस चीज को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि लीस्ट एंड टोटल डिले का मीनिंग क्या है, ओके। ओके, राइट। हमने बैंडविड्थ क्या किया हुआ है 10⁻³ एंड डिले क्या किया हुआ है 10 माइक्रोसेकंड, ओके। इधर आप मान के चलो, इधर बैंडविड्थ आपका है 10⁵ एंड डिले है आपका 100 माइक्रोसेकंड। इधर आपका बैंडविड्थ है 10⁻³ या 2 जो भी कर लेते हैं, 10⁻² बैंडविड्थ है आपका एंड डिले है आप कर लो 10,000, ठीक। इतना कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जो हमारा नेटवर्क है वो 10.10.10.1 है /32। अब R1 से जो अपडेट जाएगा वो अपडेट रिसीव कहाँ होगा, R1 से जो भी अपडेट जाएगा ये अपडेट रिसीव तो इसी इंटरफेस पे होगा ना, ये वाला जो इंटरफेस है।
जब अपडेट रिसीव होगा, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो अपडेट आ रहा है उसमें तो मैट्रिक कैलकुलेट होकर आ रही होगी, और बैंडविड्थ और डिले की, क्योंकि पैरामीटर्स भी तो मैच करेंगे ना। आप देखिए ध्यान से, जो अपडेट आएगा तो ये भी तो देखेगा पैरामीटर्स कौन से। तो भाई जो बैंडविड्थ इसके पास चेक हो जाएगी, कितनी बैंडविड्थ यूज कर रहा है 10⁻3, डिले क्या है 10 माइक्रोसेकेंड, डन। जैसे ये रिसीव होगा, रिसीव होने में देखा जाएगा लीस्ट बैंडविड्थ कौन सी है। जो आ रहा है वो बैंडविड्थ क्या है 10.3, हमारी बैंडविड्थ क्या है 10.5, तो कौन सी कम है 10.3, तो इधर जो बैंडविड्थ आ जाएगी वो आ जाएगी 10.3, 10⁻3 सॉरी 10⁻3, क्योंकि इधर बैंडविड्थ क्या है 10⁻3। अब डिले हमेशा रिसीविंग इंटरफेस पे डिले ऐड होता है। जो डिले हमारा डिले है वो कितना है 100 माइक्रोसेकेंड, और जो आ रहा है वो कितना है 10 है। इट मींस जब इधर डिले शो करेगा वो शो करेगा आपका 110। ये सारी चीजें आपको लैब में मैं चेक कराऊंगा कि किस तरीके से चीजें ऐड होके आ रही है, राइट। मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको चेक करेंगे, और जब आप डेट रिसीव करेंगे तब देखेंगे जो डिले शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब डिले ऐड हो जाएगा, और दोनों में बैंडविड्थ देखेंगे किसकी बैंडविड्थ कम है, जिसकी बैंडविड्थ लो होगी उसे ही अपडेट करेगा आगे, राइट। अब सेम ये इंफॉर्मेशन अपडेट होके इधर आएगी, अपडेट होने में अभी बैंडविड्थ कितना है 10⁻2, इधर क्या है 3, तो जो लोअर है लीस्ट है उसको सेलेक्ट करेगा, तो इधर बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, इधर बैंडविड्थ हो जाएगा 10⁻, एंड डिले तो आपका ऐड होता है टोटल डिले, तभी तो टोटल डिले बोलते हैं। टोटल डिले का मीनिंग ये है, इधर आ गया 110, इधर आ गया है आपका 10,000, तो 10,000 में जोड़ दो आप 10,110, ये आपका टोटल डिले हो गया, राइट। तो आपको पता ये चल गया कि जो डिले होता है जब अपडेट जाएगा तो डिले ऐड हो जाएगा और बैंडविड्थ लीस्ट वाली सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। इस तरीके से नेटवर्क के अंदर अपडेट में बैंडविड्थ और डिले को सेलेक्ट किया जाता है। डिले हमेशा ऐड होगा, बैंडविड्थ जो लोअर होगी उस बैंडविड्थ को सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर मैट्रिक कैलकुलेट होगी, और उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक कैलकुलेट होने के बाद जिसकी मैट्रिक लोअर होगी उस पाथ को एज ए बेस्ट पाथ बनाएंगे। उस पाथ को एज ए बेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे ईआईजीआरपी में सक्सेसर, एंड जो बैकअप होता है उसको फिजिबल सक्सेसर, उसके बाद एडवर्टाइज डिस्टेंस, फिजिबल कंडीशन, फिजिबल डिस्टेंस, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको इसकी लैब देने वाला हूं, जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है दोनों, उसकी लैब दूंगा। लैब के अंदर आपको क्या मिलेगा, हाउ टू इनेबल द ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल, सेकंड थिंग हाउ टू क्रिएट द नेबरशिप, राइट, और प्लस मैट्रिक का जो कैलकुलेशन है, क्योंकि मैट्रिक तो ये ऑटो कैलकुलेट कर रहा है, आप तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, तो वो जो ऑटो कैलकुलेशन है वो मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से ये मैट्रिक को कैलकुलेट कर रहा है। ओके, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए जिन्हें लगता है कि वो टेक्निकल है और उनको उनकी रिक्वायरमेंट है, राइट। थैंक यू सो मच।